अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर इसलिए है कि आज मैं वो स्ट्रेटजी सिखाऊंगा डोमिनेंट कैंडल की, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी है। और ये डे ट्रेडिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और चूंकि ये डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हिट होते हैं काफ़ी। लेकिन मेरी बैक टेस्टिंग के मुताबिक इसकी जो एक्यूरेसी है वो 50% अबव है। और इसकी जो बल्कि 60-70% अबव है। और इसकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2 तक आप इजीली अचीव कर सकते हैं। गो के इसका TP1 लेवल जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन मोस्टली ये TP2 TP3 तक भी हिट करती है। और 1:2 का ओवरऑल आपको मोस्टली दे देती है। इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? इस स्ट्रेटजी का नाम है डोमिनेंट कैंडल स्ट्रेटजी। ठीक है, ये हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे। इसका आपने सिर्फ गोल्ड पे काम करना है, ये करेंसी पेयर्स के लिए नहीं है। टाइम फ्रेम इसके लिए जो है वो आप M5 से लेके 4 आवर तक कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेड जो टाइम फ्रेम है, जिसके ऊपर मुझे लगता है इसकी सबसे अच्छी एक्यूरेसी है, वो M15 का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। और उसके अलावा आज हम ये जो है सीखने से पहले, डोमिनेंट कैंडल स्ट्रेटजी सीखने से पहले दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें से एक चीज़ ये है, जो कि आदिल भाई ने हमें मैसेज करके कहा था, कि आप कोई भी ट्रेड लेने के लिए आपका पैटर्न बनता है, या मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट में रिट्रेस कर लेती है उस लेवल तक। अब आपने, जो मैं शुरू से कहता हूँ कि एंट्री लेने के लिए आपने 4 आवर या आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री नहीं लेनी। आपने एंट्री लेने के लिए छोटा टाइम फ्रेम देखना है। तो उसको मैं सिखाऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए हम चार्ट को कैसे देखेंगे। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे, बल्कि जो आज सेटअप दिया है वही खोल लेते हैं। GBP कैट का सेटअप दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ट्रेड भी रनिंग भी है। ठीक है, हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर मेरी आवाज़ कभी भी डिस्टॉर्ट हो जाए तो आप काइंडली बताएं। ठीक है, ये प्रीवियसली एक सेल का ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर हम छोटे जो है हम इसको थोड़े अरसे के लिए देखेंगे, प्रीवियसली मार्केट सेल में आ रही है, इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो ज़्यादा नहीं लेकिन नीचे की तरफ ट्रेडेड है। तो हम इसके जो रीसेंट स्विंग है इसको अगर मार्क करें यहाँ से स्विंग तक, और इस स्विंग को रिट्रेसमेंट तक लेके जाएं, यहाँ पे 618 की रिट्रेसमेंट हो चुकी थी। बल्कि रिट्रेसमेंट ही ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। आपने इस स्विंग को मार्क किया। ठीक है, इस स्विंग तक आपने मार्क किया, जो स्विंग कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक। और फिर इसको आपने वाइड ओपन कर दिया। ठीक है, वाइड ओपन कर दिया। आपके सामने ये जो 618 का लेवल है, ये यहाँ से मार्केट ने टच किया है, 786 पे नहीं गई। ठीक है, अब अगर आप 1 आवर के हिसाब से एंट्री लेंगे तो आपको सेल की एंट्री यहाँ जाके मिलेगी, क्योंकि 1 आवर की जो इंगल्फिंग है, सेलिंग इंगल्फिंग, जो कि हमें सेल की एंट्री के एविडेंस मिल रहा है, वो तो बहुत नीचे जाके मिल रहा है। अगर आप कहते हैं आपको एंट्री का पॉइंट अच्छा मिले, जिस तरह हम लोगों को यहाँ से एंट्री मिली है और हमने ट्रेड ली हुई है, हमारी ट्रेड रनिंग है, और माशाल्लाह 30 पिप्स मार्केट में ट्रेड रन हो रही है। 30 पिप्स का स्टॉप लॉस, इधर हमने स्टॉप लॉस मार्क किया है 23 पिप्स का। लेकिन चूंकि हमें थोड़ा ऊपर ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो मैंने आपको 30 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया है उसके अंदर। ये बिल्कुल लाइव ट्रेड है, जो कि मैंने आज आपको ग्रुप में भी दी हुई है। ठीक है, मार्केट ने 618 के लेवल को टेस्ट किया, मार्केट फिर नीचे आई। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि मार्केट रिजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे देती है कि नहीं देती। मैंने कैसे चेक किया? मैंने चार्ट पे सब चीज़ें ड्रॉ रहने दी, ड्रॉ है सब चीज़ें। मैं यहाँ से 1 आवर की जगह M30 पे चला गया। M30 पे जाके मैंने देखा कि यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने रिजेक्शन दी थी। ठीक है, और अगली कैंडल अभी बन रही थी जब मैंने ट्रेड दी है। ये कैंडल अभी बनी नहीं थी, अभी बन रही थी जब मैंने ट्रेड दी है। मैंने देखा कि भाई M30 पे रिजेक्शन मिल चुकी है और ऊपर इसके काफ़ी बड़ी विक है। तो मैं यहीं से चला गया M15 के ऊपर। ठीक है, H1 से M15 पे गया, M15 से M30 पे गया। तो उस वक्त इस रिजेक्शन कैंडल के बाद ये कैंडल जो एंगल्फिंग वाली है, ये क्लोज हो चुकी थी। और अगली कैंडल अभी रनिंग थी, अभी अगली कैंडल बनी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये थोड़ी देर साइड पे करें, मैंने इस एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड दी। ठीक है,
इसको हम कंट्रोल जी भी करें तो आपके सामने इस इंगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड आपको मिली हुई है। मैंने ये ट्रेड ड्रॉ की अपने पास, और ये ट्रेड मैंने ग्रुप में शेयर की, और अभी ट्रेड रनिंग रनिंग है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड देखने का तरीका यही है कि आपको एंट्री पॉइंट H1 के ऊपर आपने देख लिया कि हमारे रूल्स पूरे हो गए किसी भी स्ट्रेटजी के, चाहे वो फिबोनाची है, चाहे वो मार्केट स्ट्रक्चर है। आपको लगा कि यार इस एरिया में जाके मेरे रूल्स पूरे हो गए हैं, अब मुझे एविडेंस चाहिए रिजेक्शन का, इंगल्फिंग का, मोमेंटम का। तो वो मैं छोटे टाइम फ्रेम से लूंगा ताकि मुझे एंट्री अच्छे पॉइंट से मिले, ना कि मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ सेल की। तो मुझे ज़रा अच्छे पॉइंट से मिले, मेरा 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स जो है वो ज़ाया ना हो ट्रेड के दौरान। उसका तरीका ये है कि आपके रूल्स पूरे हो गए, आपने अपने सारे जो स्ट्रक्चर वगैरह या फिबोनाची वगैरह ड्रॉ करने हैं वो ड्रॉ कर लें। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि अगर आप 1 आवर पे हैं तो उससे छोटा टाइम फ्रेम M30 है। M30 पे जाके देखें कि क्या M30 पे रिजेक्शन मिल रही है, क्या M30 पे इंगल्फिंग मिल रही है। तो हमें M30 पे रिजेक्शन मिल गई, इंगल्फिंग नहीं मिली, तो उसके लिए हम M15 पे चले गए। M15 से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब M5 पे जाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, वो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। M15 पे आके हमने देख लिया कि भाई हमें यहाँ पे ये इंगल्फिंग मिल रही थी, इस इंगल्फिंग के हमने आपको ट्रेड दे दी, और आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल को उसने पूरा खाया भी हुआ है, इंगल्फिंग भी है, और अगर इसको हम जूम करेंगे तो मार्बुजो कैंडल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड ले सकते हैं। बहरहाल अभी हम अपना आज के लेक्चर की तरफ आते हैं, जो कि गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और इसका नाम है डोमिनेंट कैंडल स्ट्रेटजी। इसके लिए हम टाइम फ्रेम रिकमेंड करते हैं M15 का टाइम फ्रेम। M15 के टाइम फ्रेम पे डेली बेसिस पे आपको 2 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स मिल जाती हैं, कभी कभी नहीं भी मिलती, कभी कभी 5-6 भी मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल की थ्योरी क्या है? बेसिकली इस कैंडल की थ्योरी ये है, डोमिनेंट कैंडल का मतलब कि एक कैंडल डोमिनेंट होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कैंडल बनती है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी या नीचे की तरफ जा रही थी, जहां मर्जी जा रही थी, इससे मार्केट के ट्रेंड पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप इसमें ट्रेंड को भी शामिल कर लें, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आपने इस स्ट्रेटजी को देखना है तो इसमें आप ट्रेंड को इग्नोर करें, इसकी जितनी एंट्रीज बनती हैं वो एंट्रीज लें, ताकि आपको इसकी जो एक्यूरेसी मैं 50% कहता हूँ, 70% कहता हूँ, 80% कहता हूँ, वो पूरी अचीव हो सके। क्योंकि इसमें ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड भी प्रॉफिट में जाती है बहुत दफ़ा, वो आप देखेंगे कैसे जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी यही हुई है। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट फुल मोमेंटम से बाहर जा रही थी, यहाँ पे स्ट्रेटजी बन गई और मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने टीपी भी हिट किया आपके सामने। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो ट्रेंड रिवर्सल में भी काम दे सकती है। ठीक है। अच्छा, डोमिनेंट कैंडल वो होगी जो एक बिग कैंडल होगी। ठीक है, और इसका रूल ये है, मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर की कैंडल है, फिलहाल हम बाय को देख लेते हैं, ट्रेंड को नहीं देखते, सिर्फ बाय को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको ग्रीन की वजह से हम यहाँ पे टील कलर का बना लेते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल इसी कलर की मोस्टली होती हैं। तो इसको टील पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैंडल बन रही थी ग्रीन, अब इसके दरमियान में इस बिग कैंडल के बाद कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी कैंडल्स ऐसी होनी चाहिए जो कि इसके दरमियान में रहें। ठीक है, इसके ऊपर ना निकलें। ऑफ कोर्स बात है कि उनका कलर फिर रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे है। मेरा ख्याल है ड्राइंग के साथ सही समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, चार्ट के ऊपर ही इसको समझ लेते हैं। एक डोमिनेंट कैंडल होगी, इसको यहाँ पे जूम करते हैं, ये स्ट्रेटजी जो बनी हुई है आपके सामने। अच्छा, अगर हम फिलहाल सबसे पहले बाय को कंसिडर करते हैं, तो एक कैंडल ऐसी होनी चाहिए जिसकी बॉडी बिग बॉडी हो, ग्रीन कलर में। ये मैं सेल की ट्रेड की बात कर रहा हूँ। डोमिनेंट कैंडल बाय की बनी है और उसकी बॉडी बिग है। उसके बाद कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी कैंडल्स ऐसी बने कि उनकी क्लोजिंग इस बिग ग्रीन कैंडल के बाहर नहीं होनी चाहिए। उसकी विक जितनी मर्जी लंबी हो जाए, विक बेशक यहाँ तक आ जाए, लेकिन अगली कैंडल जो दो या दो से ज्यादा होंगी उसमें से किसी भी कैंडल की क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के बाहर नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। और इसका मतलब वाजे तौर पे है कि जब उसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के बाहर नहीं होगी तो वो ऑफ कोर्स बात है कि रेड कैंडल ही होगी। ये दो कैंडल बन गई, दो से ज्यादा जितनी मर्जी बन जाए। और डोमिनेंट कैंडल के बाद जो कैंडल्स होती हैं, दो होती हैं, दो से ज्यादा होती हैं, इसको हम कहते हैं बेबी कैंडल्स। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट का हमने वेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रीन कैंडल के ऊपर निशानी लगा देंगे।
ग्रीन कैंडल की जो विक्स हैं इसको भी इंक्लूड करके निशानी लगाएंगे अपने पास, ठीक है। और हमने देखना है इसके ऊपर भी, उसके हाई हाई और लो पे हम निशानी लगा देंगे, ठीक है। हमने देखना है कि भाई इसके बाहर अगली दो कैंडल या दो से ज्यादा कैंडल क्लोज ना हो, इस एरिया के बाहर दो कैंडल्स या दो से ज्यादा कैंडल्स क्लोज ना हो। अगर दो कैंडल इस एरिया के बाहर क्लोज नहीं हुई तो तीसरी चौथी पांचवी छठी या नेक्स्ट कोई भी कैंडल इसके बाहर ब्रेक होगी। अगर ओपोजिट साइड पे ब्रेक होगी, नीचे की साइड पे ब्रेक होगी, तो हमारा रूल एक पूरा हो गया कि डोमिनेंट कैंडल के बाद ओपोजिट साइड पे ब्रेकआउट हो गया इस एरिया में। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो इनवैलिड है, हमने सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल या फिर डोमिनेंट कैंडल के रिवर्सल एंट्री फाइंड करनी है। डोमिनेंट कैंडल रेड है तो हम, डोमिनेंट कैंडल ग्रीन है तो हम देखेंगे कि रेड ब्रेकआउट हो जाए। दरमियान में कम से कम दो कैंडल होनी चाहिए, दो से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए हमें कोई मसला नहीं है, कम से कम दो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी जगह पे डोमिनेंट कैंडल रेड है, ये इस एरिया में आप देखेंगे कि डोमिनेंट कैंडल रेड है और इसके बाद दो दो ऐसी हैं कैंडल्स जिसमें उसकी बॉडी के बाहर क्लोजिंग नहीं हुई, बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई है, बॉडी के बाहर नहीं हुई। अब जब भी इसका हम ब्रेकआउट देखेंगे तो हम ग्रीन ब्रेकआउट देखेंगे, रेड ब्रेकआउट नहीं देखेंगे। तो पहला रूल तो ये है कि हमारे पास कोई एक कैंडल ऐसी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे देखें ये रेड कैंडल बनी है, ये बिग रेड कैंडल है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई जिसकी क्लोजिंग इसकी बॉडी के नीचे हुई है। इसके बाद एक डॉजी कैंडल बन गई, इस डॉजी कैंडल की क्लोजिंग भी रेड कैंडल के नीचे हुई है। अब हम इस एरिया के ऊपर ऊपर क्लोजिंग चाहते हैं ग्रीन कैंडल की, क्योंकि हम ओपोजिट क्लोजिंग चाहते हैं, हम ओपोजिट ब्रेकआउट चाहते हैं, हमें सेम ब्रेकआउट नहीं चाहिए। पहला रूल यही है कि ग्रीन या रेड कैंडल ऐसी हो जो कि बड़ी हो, डोमिनेंट कैंडल हो, मोमेंटम वाली कैंडल हो, और उसके बाद दो कैंडल्स कम से कम ऐसी बन जाएं और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी कैंडल ऐसी बन जाएं जो कि इस रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल जो भी डोमिनेंट कैंडल है इसकी बॉडी के बाहर क्लोजिंग ना दे, ठीक है। इसकी बॉडी के बाहर कम से कम दो कैंडल क्लोजिंग ना दें। उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी छठी कोई भी कैंडल इसकी बॉडी के बाहर क्लोजिंग दे ऑपोजिट साइड पे, तो हम उसको पहला रूल कंसिडर करेंगे कि हमारा पूरा हो गया, जो कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। और इस जगह पे यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये पहला रूल था। उम्मीद है पहला रूल समझ आया होगा। अभी तक हमारा एंट्री पॉइंट डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक पहला रूल मैंने आपको समझाया। ये चीज, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डे ट्रेडिंग में आपको ट्रेड फाइंड नहीं होती है और आपके स्टॉप लॉस सेट ज्यादा होते हैं और आप कहते हैं यार मैं ट्रेडिंग में लॉस कर रहा हूँ, तो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से सुने। और कोई चीज़ मिस हो जाए तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर तवज्जो करें। अच्छा, सेकंड चीज़ जो हमने देखनी है वो क्या है? सेकंड चीज़ देखने के लिए हमें इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिकेटर का ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, यहाँ से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। इंडिकेटर पे आपने सर्च करना है, आरएसआई लिखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, आरएसआई। इसको आपने क्लिक कर देना है, ये आपके पास ऐड हो जाएगा। इसको इसके डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर रहने दें। इसके डिफॉल्ट सेटिंग में एक लेवल 70 का होता है और एक लेवल 30 का होता है, ठीक है। ये 30 का लेवल, ये जो नीचे वाली इसकी डॉटेड लाइन है ये 30 के लेवल पे है, ऊपर वाली डॉटेड लाइन 70 के लेवल पे है। 70 के ऊपर का मतलब होता है ये ओवर बॉट रीजन है, बहुत ज्यादा बाय में चला गया है, अब इसे सेल आना चाहिए, जरूरी नहीं सेल आएगा लेकिन आना चाहिए। और जो नीचे वाला 30 पे होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी मार्केट ओवर सोल्ड हो गई है। अब इसका हम कहना है कि ये ऊपर आएगी क्योंकि मार्केट में ओवर सोल्ड हो गई है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ओवर बॉट में जाने के बाद भी मार्केट काफी देर ऊपर ही रहती है। ये वो जोन होता है जहां पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है, मार्केट एसएल हंटिंग कर रही होती है। क्यों? छोटे ट्रेडर जो होते हैं जिनको ट्रेडिंग का कख नहीं पता होता, वो सिर्फ इंडिकेटर को देख के ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इंडिकेटर को सिर्फ एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है, इंडिकेटर को ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। तो वो क्या कहते हैं, मार्केट यहाँ पे आई, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर उन्होंने देखा कि मार्केट ओवरबॉट में चली गई है, वो यहाँ से सेल कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केट तो ओवरबॉट में काफी देर रहती है क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है, मार्केट ने जो है एसएल हंटिंग करनी होती है। अब उनका एसएल यहाँ हिट हो रहा है, यहाँ हिट हो रहा है, यहाँ हिट हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही, काउंट वॉश हो गया, मार्केट उनका काउंट वॉश करके नीचे आ जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि एक 70 का लेवल होता है, एक 30 का लेवल होता है, और एक दरमियान में डॉटेड लाइन होती है 50 के लेवल के ऊपर। इसका लेवल मैं कहाँ से देख के बता रहा हूँ, ये राइट साइड पे आपको लेवल नजर आ रहा है लिखा हुआ है इसका। ये मैं सेंटर डॉटेड लाइन में जाता हूँ तो 50 का लेवल होता है, टॉप डॉटेड लाइन में जाता हूँ 70 का लेवल होता है, बॉटम डॉटेड लाइन पे जाता हूँ तो 30 का लेवल होता है, ठीक है। तो ये इसके तीन लेवल्स होते हैं। फिर इसका एक होता है इसकी लेंथ होती है वो 14 की सेट हुई होती है, ठीक है। आर एस आई की लेंथ वो आपने छेड़नी नहीं है, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने भी नहीं छेड़ी, आपने भी नहीं छेड़नी। तो पहला रूल था कि हमारी डोमिनेंट कैंडल होनी चाहिए ग्रीन या फिर रेड। डोमिनेंट कैंडल के बाद कम से कम दो कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो कि इस डोमिनेंट कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर क्लोज हों।
विक विक बेशक बाहर जाए, जिस तरह इस ग्रीन कैंडल की विक बाहर भी गई हुई है, विक से हमें कोई सरोकार नहीं है। दो कैंडल की बॉडी कम से कम अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जितनी मर्जी कैंडल बन जाए, कोई एक ऐसी कैंडल बने जो ऑपोजिट साइड पे ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट दे के क्लोज हो जाए। जिस तरह यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारा पहला रूल पूरा हो गया। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ है, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, उसी कैंडल के ऊपर हमने RSI को देखना है। ठीक है, उसी कैंडल पे हमने RSI को देखना है। एक मिनट आप यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सेकेंड रूल है, ये आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, RSI को देखना है। अगर तो आपको सेल की ट्रेड मिल रही है, जिस तरह यहाँ पे सेल की ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे बाय की ट्रेड मिल रही है, यहाँ पे सेल की मिल रही है, ठीक है। अगर तो आपको सेल की ट्रेड मिल रही है, तो RSI की लेवल जो RSI है, ये इसकी दो चीजें आपने देखनी है। एक ये कि ये जो है नीचे की तरफ आ रही हो, इसका जो डायरेक्शन है वो प्रीवियसली नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है। और अगर बाय की ट्रेड है, तो इसका जो RSI है वो प्रीवियस वाले से ऊपर की जानिब जा रहा हो, ठीक है। ये बात आपने देखनी है। एक आपने ये देखना है कि जो RSI है, जिस कैंडल के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिला है, उस कैंडल के बिल्कुल नीचे आपने RSI को देखना है यहाँ पे। और आपने देखना है कि RSI प्रीवियसली जिस लेवल पे था, वहां से नीचे की जानिब उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। उसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब नहीं होनी चाहिए। नीचे की जानिब का मतलब क्या है कि भाई आप ये देखेंगे कि इस एरिया में, ये एरिया था, ये RSI नीचे की जानिब आ रहा है ना, ऊपर तो नहीं जा रहा, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो RSI ऊपर की जानिब जा रहा है, ठीक है। तो एक आपने ये चीज देखनी है कि RSI नीचे की जानिब जा रहा हो, अगर आपको सेल की ट्रेड मिल रही है। अगर आपको सेल की ट्रेड मिल रही है तो RSI नीचे की जानिब जा रहा हो, और अगर आपको बाय की ट्रेड मिल रही है तो RSI ऊपर की जानिब जा रहा हो, नीचे की जानिब ना जा रहा हो। जिस तरह इस ट्रेड पे आप देखेंगे कि प्रीवियसली RSI ऊपर की जानिब जा रहा है, नीचे की जानिब नहीं जा रहा। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जो RSI है वो 70 और 30 के दरमियान में होना चाहिए। ना तो ओवर बॉट में होना चाहिए, ना तो ओवर सोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन्स होते हैं ओवर बॉट ओवर सोल्ड के, ये ऐसा लिंटिंग के जोन्स होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपने देखनी है, ठीक है। आपने पहली चीज देख ली, सेल की ट्रेड मिल रही थी, उस वक्त आपने पहली चीज देख ली कि भाई RSI नीचे की जानिब सेल की जानिब आ रहा हो, ठीक है, जबकि बाय की ट्रेड में RSI ऊपर की जानिब जा रहा हो। दूसरी चीज आपने देख ली कि मार्केट 70 के लेवल से ऊपर, यानी कि ओवर बॉट जोन में नहीं होनी चाहिए, या मार्केट ओवर सोल्ड जोन में नहीं होनी चाहिए। जो कि इस एरिया में भी मार्केट ओवर बॉट में नहीं गई अभी तक, 70 के ऊपर है, 70 से ऊपर नहीं गई। इस एरिया पे आप इसका लेवल देखेंगे तो 69 पॉइंट समथिंग नजर आएगा आपको, 70 से ऊपर नहीं है, ओवर सोल्ड नहीं है। और इसी तरह इस लेवल पे भी आप देखेंगे तो ये 70 और 30 के दरमियान में है, ओवर बॉट या ओवर सोल्ड में नहीं है। तो मतलब इन दोनों जगहों पे हमारे रूल्स पूरे होते हैं। और ये बिल्कुल आजकल की मार्केट है, मतलब आप देखेंगे ये ट्रेड 28 फ्राइडे की ट्रेड है ये, ठीक है। और अगर आप ये ट्रेड देखेंगे तो ये भी फ्राइडे की है। वही बात मैंने कहा था कि एक दिन में 2 या 3 सेटअप्स मिल जाते हैं आपको। अच्छा, हमें दो रूल्स थे, दोनों रूल्स हमारे पूरे हो गए। अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड लेने का तरीका क्या है। अब ट्रेड लेने का तरीका बहुत गौर से समझें। ये लाइंस उम्मीद है आपको लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाई थी। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ट्रेड लेने का तरीका क्या है, ट्रेड लेने का तरीका ये है कि आपने ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसकी विक जो है इस एरिया से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दरमियान में किसी कैंडल की विक इससे ऊपर निकल गई हो, तो जो ब्रेकआउट और डोमिनेंट कैंडल के दरमियान का एरिया है, इस दरमियान के एरिया में कोई भी विक जो टॉप पे होगी, उस विक से हम शुरू करेंगे फिबोनाची को ओपन करना। अगर बाय की ट्रेड ले रहे हैं, फिलहाल सेल की देखते हैं। अगर सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो सेल की ट्रेड में हम ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग लेके आएंगे, फिबोनाची को लेके आएंगे। और कहाँ तक जाएंगे, ब्रेकआउट तक जाएंगे। ये ब्रेकआउट है हमारा, इस ब्रेकआउट तक हम जाएंगे। सेल की ट्रेड में हम डोमिनेंट कैंडल के टॉप से, सॉरी, डोमिनेंट कैंडल के बॉटम से डोमिनेंट कैंडल की टॉप की तरफ जाएंगे। ये एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस देखने के लिए है। सेल की ट्रेड में हम ब्रेकआउट से जाएंगे डोमिनेंट कैंडल के टॉप की तरफ, या फिर अगर दरमियान में कोई ऐसी कैंडल थी जिसकी विक ऊपर निकल गई थी, तो उस विक तक लेके जाएंगे हम इसको, कोई विक भी हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको आप, अगर यहाँ पे आपके पास बहुत छोटा नजर आ रहे हो लेवल, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं कि आपको इजीली इसका नजर आए सब कुछ। मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आपको भी ये इजीली नजर आए।
तो डोमिनेंट कैंडल हमारी ये थी, दरमियान में मोर देन टू कैंडल्स थी जिसकी बॉडी ऊपर नहीं गई, ये हमारा ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट से हमने फिबोनाची को ओपन किया और जो हाईएस्ट विक थी वहां तक हम ले गए। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा हम एंट्री ले लेंगे। हमने इसका मार्केट को रिट्रेस करने का वेट नहीं करना। ये डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें हमने रिट्रेस करने का वेट नहीं करना। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम सेल की ट्रेड मार्क कर देंगे। इस ब्रेकआउट के ऊपर फौरन हमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए, ये स्ट्रेटजी बजाते खुद एविडेंस है। हमने यहाँ पे इसका मार्क कर दिया सेल की एंट्री। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस फिबोनाची के थोड़ा सा ऊपर होगा, ये जो फिबोनाची का जीरो का लेवल था इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम स्टॉप लॉस। चाहे वो 5 पिप का है, चाहे 3 पिप का है, चाहे 6 पिप का है, चाहे 30 पिप का है। ठीक है। आप इसको इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है। इसका जो टीपी लेवल्स होंगे वो इस एरिया तक होंगे टोटल। ये टोटल टीपी लेवल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये फाइनल टीपी होगी इसकी। पहली टीपी इसकी ये है, ये जो 1618 का लेवल है। ये टीपी बहुत छोटी है। ठीक है। और ये टीपी मोस्टली एक एक दो दो कैंडल में हिट हो जाती है। ठीक है, अक्सर नहीं भी होती। लेकिन इस टीपी को मैं टीपी सेट नहीं करता और मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये टीपी आप टीपी सेट करें। इसका टीपी 1 लेवल ये बनता है, लेकिन इसको आपने सेट नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत गंदा होगा और आपको 8 ट्रेडें भी आपकी टीपी हिट हो गई, 2 का एसएल हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है। तो हमारी रिकमेंडेड के मुताबिक ये जो 2.618 का लेवल है ये हमारा टीपी 1 होगा। ठीक है। ये पर्पल जो लाइन है 3.618 की ये हमारी टीपी 2 होगी और 4.236 पे हमारी टीपी 3 होगी। उम्मीद है समझ आई होगी। ये जो रेड वाला लेवल 2.618 का है ये टीपी 1 होगा। इसी तरह ये जो पर्पल वाला लेवल 3.618 का है ये टीपी 2 होगा। और इसी तरह ये जो लास्ट लेवल इसका है फिबोनाची का 4.236 का, ये हमारा टीपी 3 होगा। ठीक है। आपने टीपी 1 के ऊपर भी अगर आप सारी ट्रेड क्लोज करें तो आप 1:1.5 से अबव हैं, 1:1.5 पे हैं। ठीक है। अगर आप टीपी 2 अचीव कर लेते हैं तो आप 1:2 से ऊपर हैं। तो अगर आप टीपी 3 तक जाते हैं तो 1.1:3 तक ऑलमोस्ट चले जाते हैं। ठीक है। मोस्टली इस ट्रेड में ऐसे ही होगा। लेकिन आपने इसमें क्या करना है, इसकी ट्रेड करने का तरीका यह है कि जब आपका टीपी 1 अचीव हो जाए तो आप हाफ या मोर देन हाफ क्लोज करके बाकी को एसएल एंट्री करके टीपी 3 का वेट करें। ठीक है। और टीपी 2 पे कुछ भी ना करें, बस टीपी 1 के लेवल पे आप जो है हाफ क्लोज कर दें। मतलब यहाँ पे कहीं आपका टीपी 1 हिट हुआ होगा, हाफ क्लोज करके बाकी को एसएल एंट्री कर दें। अब आप चाहे तो टीपी 2 पे सारी ट्रेड क्लोज करें, चाहे तो टीपी 3 पे सारी ट्रेड क्लोज करें, चाहे तो टीपी 1 पे ही सारी ट्रेड क्लोज कर दें, ये आपकी मर्जी है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को कैसे होल्ड करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाय वाली साइड पे आ जाएं तो बाय वाली साइड पे आपकी रेड कैंडल डोमिनेंट कैंडल थी। दरमियान में 2 कैंडल्स आपके सामने ऐसी हैं जिन्होंने इसके बाहर ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है। विक्स बनाई है, क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है। तो इसमें हमारा जो फिबोनाची ड्रॉ करने का तरीका है वो ये है कि जिस तरीके से हम सेल के अंदर जो है हमने यहाँ से फिबोनाची ओपन किया था, अपना ब्रेकआउट वाली से ओपन किया था ऊपर की जानिब, तो इसमें हम जो है बॉटम से इसका ब्रेकआउट आपके सामने यहाँ पे हुआ है, ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट से लेके हम डोमिनेंट कैंडल तक इसको लेके आएंगे। विक्स को हमने आपके सामने इंक्लूड किया, ये देखें ये विक है, इन विक्स को हमने इंक्लूड किया, इन विक्स तक हम ले आए। जो लोएस्ट पॉइंट था इस एरिया के दरमियान, इस दरमियान में 2+ कैंडल्स के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट था वो विक चाहे इन्हीं में से किसी की क्यों ना हो हम उस तक ले आएंगे। और इसका टॉप कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। इसको हम थोड़ा सा वाइड ओपन कर लेंगे लेकिन इसको हम रखेंगे ब्रेकआउट वाले लेवल पे ही। देखें ये ब्रेकआउट वाला लेवल था, इससे हमने नहीं हटाया, बस हमने थोड़ा सा इसको वाइड ओपन कर लिया है। ठीक है। आप चाहे तो इसको वाइड ओपन बेशक ना करें, आप इसको यहीं पे रहने दें, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि नज़र प्रॉपरली आता रहता है। और अब हमने किसी भी किस्म की ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का और किसी किस्म के एविडेंस का वेट नहीं करना। हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो गया, हमने यहाँ पे बाय की एंट्री मार्क कर देनी है। इस एंट्री का स्टॉप लॉस जो है मोस्टली 30, 40, 50, 60 तक होता है, 80 तक भी होता है। लेकिन अक्सर औकात इसका स्टॉप लॉस मोर देन 100 चला जाता है। तो ऐसी ट्रेड जिसका स्टॉप लॉस 70, 80 से भी ऊपर जाने लग जाए, ऐसी ट्रेड को हमने ट्रेड नहीं करना। इसको थोड़ा सा हम इस लेवल पे ले आते हैं।
और इसको वाइड ओपन कर देते हैं। अब ये आपके जिस तरह मैंने पहले बताया था, ये जो 1.618 के लेवल है ये टीपी वन है, लेकिन इसे हम कंसिडर नहीं करते। हम टीपी वन कंसिडर करते हैं 2.618 को, टीपी टू कंसिडर करते हैं 3.618 को, टीपी थ्री कंसिडर करते हैं 4.236 को। ये हमारे तीन टीपी लेवल्स हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इस 2.618 के लेवल पे जो टीपी वन होगी, इसके ऊपर आपने हाफ ट्रेड या उससे ज्यादा क्लोज करके बाकी को एसएल एंट्री कर देना है, और फिर आपने टीपी टू या टीपी थ्री का वेट करना है। अब आपकी मर्जी है, आप टीपी टू पे सारी ट्रेड क्लोज करें, आप टीपी थ्री पे सारी ट्रेड क्लोज करें, आप चाहे तो टीपी वन पे ही कर दें। अगर आपने टीपी वन अचीव करने के बाद एसएल एंट्री कर दिया हुआ है, तो फिर आप सेफ ही सेफ हैं। आपने एक तो 60% ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट भी बुक कर लिया हुआ है, और रिमेनिंग ट्रेड का स्टॉप लॉस आपने एंट्री के ऊपर कर दिया हुआ है। आप प्रॉफिट में ही हैं। आपके सामने रिसेंट के अंदर हमने ये दो पैटर्न्स बनाए, और दोनों के ऊपर हमारा टीपी हिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ दफा टीपी हिट नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये ट्रेड है, ठीक है। इस होपफुल ये दोनों समझ आई होंगी, इसको डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल इसके फौरन बाद, ट्रेड के फौरन बाद आपके पास ये बन गई यहाँ पे। ये आप देखेंगे कि ये हमारी एक डोमिनेंट कैंडल है, ठीक है। और इस डोमिनेंट कैंडल पे आप देखेंगे कि ये इसका लोएस्ट पॉइंट था। इसके बाहर क्लोजिंग हुई है थर्ड कैंडल की कहीं जाके, थर्ड भी थोड़ी सी बाहर है, फोर्थ की कहीं जाके फिफ्थ की हुई है क्लोजिंग। इसका भी आई थिंक सो कि टीपी वन हिट हो गया होगा। उम्मीद है कि टीपी वन यहाँ कहीं पे हिट हुआ होगा। लेकिन मैं सॉरी जैसे एसएल हिट होने वाली ट्रेड यहाँ पे ये नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये जो डोमिनेंट कैंडल है, ठीक है। और इसी तरीके से इसका आप देखेंगे कि इसका टॉप ये था। इसके बाहर आपके पास ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है। यहाँ अगर आपने ट्रेड ली होती तो आपका एसएल हिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि एसएल हिट क्यों हुआ है। इस एरिया में हम आरएसआई को चेक करते हैं, ठीक है। ये बाय की एंट्री हमें यहाँ पे मिल रही थी, और हमने देखा कि आरएसआई भी प्रीवियसली ऊपर की तरफ आ रही है, और आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में भी नहीं है, तो एंट्री हमारी परफेक्ट थी। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्योंकि ये डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। अब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे दोबारा ट्रेड बन गई, यहाँ दोबारा ट्रेड बन गई, बाय की एंट्री मिल रही थी, ठीक है। और बाय की एंट्री का ब्रेकआउट यहाँ कहीं जाके हुआ। प्रीवियसली हमने देखा कि आरएसआई ऊपर की जानिब है और 30-70 के दरमियान है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या हमारा जो मतलूबा टीपी वन है कम से कम वो हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको हमने देखा, तो यहाँ पे हमारा, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी अभी तक ये ट्रेड रनिंग में होगी, इसका टीपी टू भी हिट नहीं हुआ होगा। क्योंकि आप इसको अगर वाइड ओपन कर लेते हैं, इधर हुआ था ब्रेकआउट। हम यहाँ से बाय की एंट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ब्रेकआउट पे बाय की एंट्री ड्रॉ की, थोड़ा सा बाय रेसल रखा, और टीपी टीपी हमारा कम से कम टीपी वन भी अगर देखें, तो टीपी वन हमारा अभी तक हिट नहीं हुआ, अभी तक ये ट्रेड रनिंग में है। अच्छा, ये अभी तक आपको रूल्स की समझ आ गई होगी। अभी तक आपको दो ट्रेड्स भी हमने देख ली, बल्कि दो के दरमियान एक आधी ट्रेड और भी देख ली जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो ट्रेड भी देख ली, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आगे एक मशवरा ये है कि कोई भी ट्रेड, चाहे वो डोमिनेंट कैंडल के ऊपर हो चाहे वो किसी और के ऊपर हो, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने उसको बहुत लंबा होल्ड नहीं करना। मतलब एक ट्रेड है वो सुबह से लगाई हुई है M5 के ऊपर या M15 के ऊपर, तो इसका मतलब ये डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ट्रेड है। अब इसके ऊपर एक दिन पूरा गुजर गया और इसने ना टीपी हिट किया ना एसएल हिट किया, तो इसको आप जहां पे भी क्लोज कर दें सोने से पहले पहले। मेरा ख्याल है बात समझ आ रही होगी। अगर आपने M5 या M15 के ऊपर डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ट्रेड ली है, डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही दिन में ट्रेड लेके उसी दिन में क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस बुक करना है, और वो सुबह से लेके शाम तक या अगले दिन की सुबह तक ना टीपी हिट करी है ना एसएल हिट करी है, उसे आप क्लोज कर दें, वो फंस जाएगी, वो फंस गई है और आपको पता नहीं कब एसएल हिट कर दे। अच्छा, इसी तरीके से कोई ट्रेड आपने इंट्रा डे ली है, वीकली बेसिस पे ली है, मतलब आपने उसको 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके ली है। आप चाहते हैं कि उसका टीपी या एसएल 1 वीक में हिट हो जाए। अब 1 वीक गुजर गया, दूसरा वीक भी आधा हो गया, उसका टीपी भी नहीं हो रहा, एसएल भी नहीं हो रहा, तो आप उस ट्रेड को क्लोज कर दें जहां पे भी है, चाहे थोड़े प्रॉफिट में चाहे थोड़े लॉस में। क्योंकि इस तरह की ट्रेड्स उस वक्त होती हैं कि आपकी ट्रेड लेने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, मार्केट जो है रेंज में चली जाती है, और उस वक्त क्या होता है कि मार्केट रेंज से जैसे ही एग्जिट करती है तो आपको एसएल हंटिंग कर सकती है। तो इसलिए
इंट्राडे ट्रेडिंग में आप वीक का एस्टिमेट रखा करें, वीक के बाद क्लोज कर दिया करें। जबकि डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आपने ली है, कोई M5 या M15 के ऊपर ट्रेड ली है, और वो सुबह से शाम तक ना टीपी कर रही है ना एसएल कर रही है, उसे आप क्लोज कर दें। कोई टाइम रखें अपना, रात सोने से पहले का या शाम का, या न्यूज आनी है तो न्यूज से पहले का, कि उस वक्त मैंने अपनी ऐसी ट्रेड जो मेरे मतलूबा टाइम के अंदर मेरे एसएल टीपी नहीं कर रही, उसको मैंने क्लोज कर देना, ताकि मैं सेफ रहूं। इसे कहते हैं सेफ ट्रेडिंग। इसका आज के लेक्चर से या डोमिनेंट कैंडल स्ट्रेटजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसे एक ट्रेडिंग टिप मैंने आपको दी है। आज के लेक्चर के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है, रूल समझ नहीं आया उसको, फिबोनाची की समझ नहीं आई उसको, RSI देखने की समझ नहीं आई उसको, या फिर टीपी और एसएल के लेवल की समझ नहीं आई, तो वो कर सकते हैं। हमने दो तीन चार ट्रेड्स देखी हैं, और वो दोनों तीनों चारों ट्रेड्स हमारे सामने बिल्कुल आज और कल के दिन की ट्रेड्स हैं। मतलब आज मंडे है और फ्राइडे, 2 दिन की ट्रेड्स हैं आपके सामने, तीन चार सेटअप बने हैं, उसमें से एक का एसएल हुआ है, दो तीन का तो इन दो का तो टीपी हुआ, दरमियान में एक एसएल हुआ, और एक यहाँ पे अभी मार्केट काफी टीपी के करीब है लेकिन टीपी नहीं किया। ओटीपी ना करने के साथ साथ अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल लॉस में जा रही ट्रेड। तो ये हमने देखा है। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, टाइम भी लेक्चर में कम है, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। वैसे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं साथ साथ आपके क्वेश्चन के। कोई अगर बिल्कुल आंखों के सामने सेटअप नजर आ रहा हुआ तो वो हम देख लेते हैं कि उसमें मार्केट ने कैसे बिहेव किया। ये डे ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉच करना पड़ता है। इसमें एक अक्सर आप सेटअप मिस कर देंगे जो कि बहुत अच्छा होगा, और फिर आप सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया। और अक्सर आप सेटअप मिस कर देंगे कि जो कि आपका एसएल कर देगा। आप सोचेंगे यार ये तो, मैं जो सेटअप ले लेता हूँ उस पर एसएल हो जाता है, जो मैं सेटअप नहीं लेता उस पर टीपी हो जाती है। ये अजीब सी बात है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये डोमिनेंट कैंडल है हमारी, मोर देन 2 कैंडल्स के बाद यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट से लेके नीचे तक हमने, अब देखें, अब डोमिनेंट कैंडल के तो विक यहाँ पे थी, लेकिन हमने दरमियान में जो सबसे लोएस्ट विक है वो देखनी है, वो ये है। हम यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद हम बाय की एंट्री है, हम यहाँ से बाय की एंट्री ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। ये जरूर देखा करें स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। मतलब आप कह लें कि हमारी ट्रेड थी 4140 पे, और स्टॉप लॉस है 4110 पे। तो ये ट्रेड किसी जरूरत पे लेने की नहीं है, ये 300 पिप्स का एसएल है। तो इस तरह की ट्रेड हमने नहीं लेनी। ये ट्रेड तो मेरा ख्याल है $10,000 वाला जो अकाउंट है उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए इतना बड़ा एसएल बुक करना सही है जो बहुत बड़े अकाउंट पे, फंड पे काम करते हैं, या फंडेड अकाउंट्स पे काम करते हैं। तो अभी 3-4 मिनट हो गए, किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर लेक्चर लीव करता हूँ, इसको एंड करते हैं मीटिंग को। और अगर बाद में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनल में पूछ लें, और या फिर लेक्चर दोबारा देख लें, कोई मसला नहीं है। मैं इसको थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, फिर आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।